यादव ने एक बड़े मंच से जब ये कहा कि वो अपने ससुराल पक्ष के समर्थन में हैं और जो है वो भतीजे को लेकर जब जिक्र किया, वो चाहती हैं कि अपने भतीजे की जीत चाहती हैं। तो भतीजा कौन, अनुजेश यादव या तेज प्रताप यादव? तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि तेज प्रताप यादव। तो जो यादव परिवार है उसकी मजबूती देखने को मिलती रही है। मैनपुरी सीट की बात करें तो वहाँ से तेज प्रताप यादव लोकसभा के कह सकते हैं कि सदस्य भी बने हैं, चुनाव जीता है 2014 में। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप की जो पकड़ है वो मैनपुरी में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है और काफ़ी ज़्यादा यादव ने ये बात कही थी कि भाई मुलायम सिंह यादव अगर होते तो वो खुद बीजेपी के अंदर होते। तो अब जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनके ऊपर भी क्या बीजेपी अब एक तरीके से अपना अधिकार जताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पोस्टर कोई ऐसी भी जगह लगा हुआ नहीं है बल्कि लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के आसपास लगा हुआ। 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती है, लेकिन उनकी जयंती से पहले एक पोस्टर उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चाओं का विषय बन चुका है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तहत लगाया गया है। दीवारों पर लगाए गए इस पोस्टर के जरिए सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आखिरकार पोस्टर लगाने की वजह क्या है? पोस्टर जो लगाया गया है इसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव भी दिखाई दे रही है। साइड में विवेक बालियान भी मौजूद हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पोस्टर अपर्णा यादव ने लगवाए हैं या पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने? इसकी जानकारी तो सामने नहीं है, लेकिन यही बड़ी सवाल का एक मुद्दा बन चुका है कि अगर अपर्णा यादव के जरिए ये पोस्टर लगाए गए हैं तो क्या बीजेपी में रहकर बीजेपी को चुनौती देने का काम अपर्णा यादव ने कर लिया है? एक तरफ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, मात्र कुछ ही दिनों का समय बाकी है। अब मान लीजिए कि 2 दिन का समय बाकी है और आज तो आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार का दिन है और ऐसे में देखा जाए तो उपचुनाव से पहले ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खलबली पैदा करता हुआ नजर आ सकता है। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में हूँ, अपने तमाम साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले राहुल सर जुड़ चुके हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है उपचुनावों के बीच में, और इस बीच में इस पोस्टर का वायरल होना, ये पोस्टर दीवारों पर लगना, वो भी बीजेपी के ऑफिस के बाहर, क्या दर्शाता है कि बीजेपी में बड़ी खलबली पैदा होने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल यही पोस्टर नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम पोस्टर लग चुके हैं जिससे सियासी जो हल्का है, अगर वहाँ पर बात करें तो खूब ज़्यादा इस पर राजनीति हो रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पोस्टर लगा, बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीडीए को जोड़ने को लेकर भी एक पोस्टर लगा, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पीडीए ना कभी बटा है ना कभी बटेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यही नहीं, पोस्टर वॉर शुरू हुआ तो इसमें बसपा की एंट्री भी हो गई और बसपा की तरफ से भी इसमें देखने को मिला कि तमाम जगह जगह पोस्टर लगाए गए। और यहाँ पर देखिए, सबसे सीधी बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अपर्णा यादव का अगर हम जिक्र करते हैं तो अपर्णा यादव ने एक बड़े मंच से जब ये कहा कि वो अपने ससुराल पक्ष के समर्थन में हैं और जो है वो भतीजे को लेकर जब जिक्र किया, वो चाहती हैं कि अपने भतीजे की जीत चाहती हैं। तो भतीजा कौन, अनुजेश यादव या तेज प्रताप यादव? तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि तेज प्रताप यादव। तो देखिए, यहाँ से फिर तस्वीर क्लियर ही हो जाती है कि जब आपको ससुराल पक्ष के साथ ही खड़ा होना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर क्या काम कर रही है? देखिए, ये राजनीति है, यहाँ पर आप जिस पार्टी में हो आपको उसी पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर आपको समाजवादी पार्टी से इतना मोह है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि समाजवादी फिर पार्टी में ही चले जाइए। देखिए, अपर्णा यादव को मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति या तो समझ में आ नहीं रही या उन्हें राजनीति करना आता ही नहीं है, क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है। ऐसे बहुत सारे परिवार रहे हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी में रहे या उनके सामने उनके परिवार के लोग कांग्रेस में रहे, तो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए हरियाणा में हमने देखा कि किस तरीके से सावित्री जिंदल की बात करें, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा
उनके बेटे की बात करते हैं वो अलग पार्टी से, और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ही उपचुनाव नहीं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, वायनाड का देखिए जो है हम देख लेते हैं, जो तस्वीरें अभी हमने हाल ही में जिस तरीके की देखी, और उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव की जो हालात देखे जा रहे हैं, झारखंड में एक फेज़ का देखिए चुनाव हो चुका है। तो चुनावों से पहले देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार 2 घटनाएं सामने हुई, चाहे वो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन रहा हो जिसमें वो जो है अपने परीक्षाओं को लेकर बात कर रहे थे, या फिर झांसी की जो घटना सामने आई है। देखिए इन तमाम मुद्दों पर आज कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ये बात नहीं कर रहा है, आज केवल ये जो चुनाव है, देखिए इस चुनाव को देखकर एक चीज़ ये समझ में आती है कि चुनाव भारत में नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य की नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि मेरे पास 15 मिनट है, मेरे को 15 सेकंड आप दे दीजिए, फिर हम बता देंगे क्या से क्या होगा, और खुले मंच से 15 मिनट और 15 सेकंड की बात होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो हालात राजनीतिक पार्टी के नेता नवनीत राणा ने जिस तरीके से अभी हाल ही में एक भाषण दिया, और बहुत ताबड़तोड़ अगर हम कहें तो कुर्सियां फेंक कर विरोध किया गया, बहुत मुश्किल से नवनीत राणा बचे। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने राजनीति का स्तर बहुत गंदा करके रख दिया है, और सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से धर्म जाति की जो राजनीति कर दी है, इन्होंने देश को बांटने के साथ साथ जो समाज की खाई है उसको भी बांटने का काम किया। देखिए यहाँ पर पोस्टरों के जरिए अगर हम सवाल लेना चाहें, जैसे कि मैंने कहा कि अभी एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें अपर्णा यादव दिखाई दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बयानों पर जाएं तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ जाता है, बटोगे तो कटोगे। पीएम का बयान सामने आ जाता है, एक है तो सेफ है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जिसने बयान दिया है, जिसने नारा दिया है, उनसे जाकर सवाल कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सेमीफाइनल के रूप में तो देखा जा रहा है, लेकिन मुश्किलें योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्या लगता है? देखिए डबल इंजन की सरकार का जिक्र ज़रूरी है करना, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में अगर इस तरीके के हालात रहे तो मुझे लगता है कि वो वक्त फिर दूर नहीं कि आपको लोकसभा चुनावों के दौरान जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रही कि 32-33 सीटों पर आप सिमट कर रह गए, वही आपको उपचुनाव में देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ के जो नारा है उससे केशव प्रसाद मौर्य दूरी बनाते हैं, फिर उनके बाद एक उनका बयान सामने आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं। जयंत चौधरी ने दूरी बनाई है, अजीत पवार महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो अजीत पवार ने दूरी बनाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक अलग ही नारा निकाल दिया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आरएसएस किसके साथ है? आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका इसलिए मानी जाती है क्योंकि बीजेपी को चलाने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, और आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ के जो नारा है उसको समर्थन करता नजर आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसे हालात देखने को मिलेंगे, और फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो हिंदू जो लोग हैं वो अपने घरों में घंटी तक नहीं बजा पाएंगे, मंदिरों में घंटे तक नहीं बचेंगे। और देखिए बांग्लादेश में जो हालात हम देखें, आज भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसे ही सरकार बदली, देखिए शेख हसीना के जाने के बाद यूनिस ने वहाँ पर जिस तरीके से सत्ता संभाली, और आज हिंदुओं की क्या हालत है। बांग्लादेश की बात अगर कनाडा का जिक्र करें तो जस्टिन जो ट्रूडो हैं उन पर तमाम तरीके के सवाल एक के बाद एक खड़े होते चले जा रहे हैं कि वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं या फिर जो सिख धर्म के जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो खालिस्तानी है वो टारगेट करते नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो अभी एक बहुत बड़ी खबर ये भी सामने आ जाती है कि जो मुसलमान वोट बैंक है क्या वो इस बार बढ़ता नज़र आ रहा है। मुसलमान वोट बैंक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पर उतना भरोसा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज़म खान के परिवार के साथ जो गद्दारी की है उसके बाद आज़म खान का जो परिवार है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से बहुत दूरी बना चुका है, क्योंकि आज़म खान को जब ज़रूरत पड़ी थी तब अखिलेश यादव कभी उनसे जेल में मुलाकात नहीं करने गए, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म से कभी मुलाकात नहीं करने गए, और उपचुनाव जब सर पर हैं तो आप तंजीम फातिमा से मुलाकात करने चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि जब आपको ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आप वोटों की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। तो इन सब के बीच में देखिए बसपा ने भी 9 में से कई ऐसी सीटें, देखिए मीरापुर जैसी सीट का जिक्र करना ज़रूरी है, कुंदरकी जैसी सीट का जिक्र करना ज़रूरी है जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, यहां पर भी बहुत सोच समझकर उम्मीदवार उतारे गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को झटका
इसलिए और लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बसपा ने उम्मीदवार को उतारा है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कुंदरकी में रैली करने वाले थे, परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद खबर सामने आती है कि जो रामपुर की तरफ जाएंगे आज़म खान की पत्नी से मुलाकात करने के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती है कि मुसलमान वोट बैंक पर सबकी नज़र है। लेकिन अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जहाँ करहल पर एक तरफा जीत के लिए बात की जा रही थी तेज प्रताप यादव की, लेकिन वहाँ पर अनुजेश यादव का दबदबा नज़र आ रहा है। उनके समर्थन में उनकी पत्नी दिखाई दे रही हैं, उनकी जो मां है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के जो पोस्टर हैं या जिस तरीके से पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें सियासत में बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाले समय की राजनीति पर पड़ेगा, 27 के चुनाव पर पड़ेगा। और ये जाहिर तौर पर भी देखा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त हैं, क्या इसका जो बड़ा नुकसान है क्या कुछ पार्टियों को होता नज़र आएगा या सभी जो राजनीतिक पार्टियाँ कहीं ना कहीं इसके नुकसान से जूझती नज़र आएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियां, ये सभी राजनीतिक पार्टियां ये ऐलान ज़रूर करती हैं कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो धर्म का सहारा लिया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो पोस्टर के ज़रिए कई बड़े संकेत दिए जाते हैं। जहां पोस्टर दिखाई दिया जाता है, पोस्टर में अपर्णा यादव नज़र आती हैं, मुलायम सिंह यादव दिखाई देते हैं, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि अपर्णा यादव ने क्या संकेत दे दिया। एक कार्यक्रम में संकेत देती हुई नज़र आती हैं कि परिवार एक तरफ है, राजनीति एक तरफ है। वहीं इस पोस्टर के जरिए भी यही सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी का हिस्सा तो है, लेकिन बीजेपी से जल्द दूरियां भी बना सकती हैं, क्योंकि उपचुनाव के बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। लेकिन इस बीच में एक और मुलाकात बड़ी चर्चाओं का विषय बन चुकी है। वो मुलाकात है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना। यह दर्शाता है कि करहल विधानसभा सीट अहमियत रखती है और इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार की जो नज़दीकियां हैं वो अखिलेश यादव के जरिए बढ़ाई भी जा रही हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, तेज प्रताप यादव जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, परिवार का हिस्सा है, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव मुलाकात करने जाते हैं, लेकिन अभी तक लालू परिवार से कोई करहल पर नहीं पहुंचा है। क्या लगता है आज आखिरी दिन है, कोई बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि करहल पे लगातार जो यादव परिवार है उसकी मजबूती देखने को मिलती रही है। मैनपुरी सीट की बात करें तो वहाँ से तेज प्रताप यादव लोकसभा के कह सकते हैं कि सदस्य भी बने हैं, चुनाव जीता है 2014 में। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप की जो पकड़ है वो मैनपुरी में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है और काफ़ी ज़्यादा वोट उनको मिले थे बीते चुनाव में। तो यही उम्मीद मानी जा रही है कि तेज प्रताप यादव के साथ में जिस तरह से पूरा सपा कुनवा खड़ा हुआ है उसके बाद ये सीट आसानी से वो जीतते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर अनुजेश को उतारा। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर अनुजेश की कोई हवा बन नहीं पा रही है। तमाम कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, सीएम योगी वहाँ पर पहुँचे और तमाम नेता पहुँचे, लेकिन जो हवा बननी चाहिए वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। अपर्णा यादव ने शुरू में कह दिया था कि भाई मेरे वो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, और सीधे तौर पर इशारा किया कि वही चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया और वहाँ पर भी अपर्णा यादव का चेहरा मुलायम सिंह यादव के साथ में नजर आ रहा है, तो ये भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। चूँकि हम बड़े नामों का जिक्र करें, जेपी का नाम कुछ दिनों पहले ही चर्चाओं में रहा कि उनको एक तरह उनकी जयंती के मौके पर अखिलेश यादव को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके पास जाने तक नहीं दिया गया, उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके घर के साथ चारों तरफ एक सिक्योरिटी लगा दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि भाई आप यहीं पे जो माल्यार्पण करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अब मुलायम सिंह यादव को लेकर भी कुछ ऐसा ही कुछ नहीं तो हो रहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले अपर्णा यादव ने ये बात कही थी कि भाई मुलायम सिंह यादव अगर होते तो वो खुद बीजेपी के अंदर होते। तो अब जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनके ऊपर भी क्या बीजेपी अब एक तरीके से अपना अधिकार जताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर में ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पोस्टर कोई ऐसी भी जगह लगा हुआ नहीं है बल्कि लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के आसपास लगा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बाकायदा मुलायम सिंह यादव के साथ में अपर्णा यादव का फोटो कह सकते हैं सामने आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के सहारे अब क्या बीजेपी उपचुनाव में और साथ में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें अपने आप को लेकर जाना चाहती है। अगर ऐसा है तो वाकई में ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी अब दूसरे दलों के जो नेता रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सर, अनुजेश यादव की बात करें तो पारिवारिक रिश्ता है, अपर्णा यादव की बात करें तो पारिवारिक रिश्ता है।
है, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम मान लें कि बिना सपा के सहारे बीजेपी चुनाव में जीत ही नहीं सकती। देखिए बिल्कुल, और दूसरी बात ये भी है नाज़मीन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आंकड़ों पे भी गौर करें तो सपा के पास लगभग 4 सीटें मिलते हैं। अभी मौजूदा वक्त की बात करें, जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ, बीजेपी के पास 3 सीटें थीं, एक आरएलडी के पास थी, एक निषाद पार्टी के पास थी। तो ये एक तरीके से मान सम्मान की लड़ाई भी है, जद्दोजहद इस बात की भी है कि भाई अयोध्या हारने के बाद क्या बीजेपी अपनी वापसी उत्तर प्रदेश में कर सकती है, क्योंकि जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं लगभग आधी सीटों पर सिमटी है अपनी जीत की, तो उसके बाद से कहा जाने लगा कि भाई ये प्रभाव जो है वो अखिलेश यादव का ज़्यादा बढ़ गया है। अयोध्या में हारने के बाद तो बीजेपी की जैसे रातों की नींद गायब हो गई, और उसके लिए आपस में जो तनातनी का माहौल है वो देखने को मिलता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य तो बाकायदा सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई हमारा तो एक ही नारा है, एक है तो सेफ है, बाकी कोई भी नारा देता है हमें उससे मतलब नहीं। यानी कि वो सीएम योगी के नारे को एकदम नकार देते हैं। उसके बाद हालांकि उनको शायद आलाकमान से जरूर डांट पड़ती होगी, अपने बयान को बदलते हुए नजर आते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, खलबली मची हुई, क्योंकि 9 सीटों में से अगर बीजेपी यहाँ 2-3 सीटों पर सिमटी तो आप ये मानकर चलिए कि सीएम योगी के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले कहा ही है कि भाई अगर महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी हारती है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हारती है तो यहाँ पर सीएम योगी की कुर्सी पे खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर मानकर चलिए कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन कमबैक किया है, और जो 9 सीटों के ऊपर चुनाव को लेकर लगातार जद्दोजहद थी कि यहाँ से सपा कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी कितने पे लड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सपा का साथ देते हुए कहा कि भाई हम कहीं नहीं लड़ेंगे, आप सारी सीटों पर चुनाव लड़िए। इसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें मेरे ख्याल से और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बीजेपी की मुश्किलें वाकई बढ़ रही हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है बल्कि यही बयान महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है, और महाराष्ट्र में एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से अपने आप को दूर कर लेते हैं और कहते हैं कि इन बयानों का महाराष्ट्र में कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बन सकता है, कोई भी इस बयान का समर्थन नहीं करता है। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, अपर्णा यादव है और सपा परिवार है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में आखिरकार जीत किसकी होती हुई नजर आती है। 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और अभी से सियासत शुरू हो चुकी है और पोस्टर इसका बड़ा जरिया बन रहा है। अब देखना होगा आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।